प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार कारक विचार का, और हम लोग कल की कक्षा तक इसके पंचमी विभक्ति के अंतर्गत दिए हुए पृष्ठ संख्या 210 पर लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च वार्तिक तक अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का अध्ययन उसके आगे पृष्ठ संख्या 211 पर दिए हुए इस यतश्चाद्वकार निर्माणम तत्र पंचमी से प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ संख्या 211 खोल करके बैठ जाइए। चलिए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, यह वार्तिक देखिए बड़ा ही अत्यंत परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे हम लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछता है और इसी से संबंधित ये दोनों वार्तिक हैं। और थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर भटका तो फिर परीक्षा में हम लोगों की कंफ्यूजन बनी रहती है। इसलिए एकाग्रचित्त से इसका अध्ययन ये किया जाए हम लोग, और कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वार्तिक को देखेंगे, फिर इसको इन दोनों को समझेंगे। मैंने एक ही बार में लिख लिया है ताकि समय का बचत हो जाए आप लोगों की। तो देखते हैं यह वार्तिक क्या कह रहा है। कह रहा है यतः, यतः मतलब जहां से, यतः मतलब जहां से, और कह रहे हैं कि च मने और जहां से। अध्व, इसके बाद क्या है अध्व। अध्व का अर्थ होता है मित्रों मार्ग, और अब यह स्थान हम ले लेंगे मार्ग या स्थान। तो कह रहे हैं जिस मार्ग से या स्थान से, है ना, बल्कि हम लोग स्थान भी कह लें, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। स्थान करें जिस स्थान से या फिर काल अर्थात समय, जिस मार्ग से या जिस स्थान से या जिस समय से निर्माणम अर्थात निर्माण किया जाए, अर्थात दूसरे स्थान मार्ग या फिर समय का दूरी नापा जाए, तो तत्र पंचमी, वहां पंचमी होगी। कहाँ होगी? तो कह रहे हैं कि जहां से यह स्थान या समय की दूरी नापी जाएगी उस स्थान और समय में पंचमी हो जाएगी। उस मार्ग, स्थान या देश या उस समय में पंचमी हो जाएगी। अब इसको इस प्रकार से समझते हैं मित्रों, यहां पर अलग समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इस स्थान से है ना, हमने यह दूरी नाप ली। कौन से? यह दूसरे स्थान की, यह दूसरे स्थान की। क्योंकि मित्रों ये दोनों भी आगे वार्तिक बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको समझना आवश्यक है। तो इस स्थान से इस स्थान तक की जब हम दूरी नाप रहे हैं तो तत्र पंचमी, कहाँ पंचमी होगी? तो जिस स्थान से नापा जाएगा उस स्थान में पंचमी हो जाएगी। तो चलिए इस स्थान में कौन हो जाएगी? पंचमी। यह नोट कर लीजिएगा। आई बातें समझ में? अब ये वाला हम लोगों का फाइनल। अब अच्छा, लेकिन एक समय की भी बातें करते हैं, तो चलिए हम लोग समय वाला भी देख लिया जाए। तो कह रहे हैं यदि इस समय से, यहाँ कोई समय रख देते हैं, किसी माह का नाम रख देते हैं, या कोई 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, है ना, तो यहाँ से हम इस समय से यहाँ पर इस समय तक की दूरी को नाप रहे हैं, है ना। तो इस समय में तत्र पंचमी, वहां पर कौन सी हो जाएगी मित्रों? पंचमी हो जाएगी। ठीक। अब ये वार्तिक क्या कह रहा है समझ में आ गया स्पष्ट रूप में, कि जिस स्थान या समय से, जिस स्थान मार्ग देश या समय से किसी दूसरे स्थान मार्ग देश या समय की दूरी नापी जाए तो तत्र पंचमी, उस स्थान या मार्ग में या समय में क्या होती है? पंचमी होती है। आगे बातें समझ में? ठीक। अब इसी तरह से हम लोग आगे इस वार्तिक को भी समझ लेते हैं, तब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यह वार्तिक कहते हैं कि तद युक्ता, कि उससे युक्त। किससे युक्त? तो कह रहे ये जो अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, इससे युक्त अध्वन, यानी कि अध्वन वाले, यानी कि जो स्थान होगा, जो मार्गवाचक होगा, जो मार्गवाचक शब्द होगा उसमें प्रथमा सप्तम्यो, अर्थात प्रथमी और सप्तमी होगी, है ना। उस अर्थात उसमें प्रथमा और सप्तमी होगी। यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से समझिए। करें इससे युक्त, अर्थात जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की जब दूरी नापेंगे, इससे युक्त का अर्थ यही होगा। तो फिर जो अध्वना अर्थात जो मार्गवाची शब्द होगा, इनके कहने का भाव यह है कि अब भाई
दूरीवाचक कोई शब्द होगा ना, मार्गवाची शब्द कोई होगा ना, तो हम चलिए जो दूरी को नाप रहे हैं तो हम मार्ग नहीं बल्कि दूरीवाचक शब्द लिख लेते हैं, तो और बढ़िया समझेंगे। तो दूरीवाचक जो शब्द होगा, तो दूरीवाचक जो शब्द होगा, इस दूरीवाचक शब्द में मित्रों क्या हो जाएगी, प्रथमा और सप्तमी। क्या हो जाएगी, प्रथमा और सप्तमी। भाई हम अगर बताएंगे कि प्रयागराज से वाराणसी है ना कि 3 योजन दूर है, तो एक तो प्रयागराज से वाराणसी हुआ और बीच में 2-3 योजन जो दूर है, या योजन की जो बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, दूरीवाचक शब्द होगा। तो उस दूरीवाचक शब्द में यह 2 विभक्ति होंगी, एक प्रथमा और एक सप्तमी। आगे बातें समझ में। चलिए, ये तो स्थान की बातें हुई, ये तो स्थान की बातें हुई इस वार्तिक के द्वारा। अब लेकिन एक बात है, और अभी यहां पर हम लोगों का भी पीछा नहीं छूटता है। फिर आगे कहते हैं कालात सप्तमी च वक्तव्या। लेकिन यदि काल की बात करें, समय की बात करें कि एक समय से जब दूसरे समय तक अगर नापेंगे तो बीच में कालवाची शब्द आएगा ना भाई, बीच में यह कालवाची शब्द आएगा, तो कह रहे इस कालवाची शब्द में केवल सप्तमी च वक्तव्या, केवल सप्तमी ही हो। क्या हो, सप्तमी ही हो। ठीक, अर्थात हम लोगों को इसमें 3 बातें समझ में आ गई। कितनी बातें, 3 बातें। कि एक तो जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नापी जाए इस स्थान में पंचमी, और दूरीवाचक शब्द में जो है प्रथमा और सप्तमी, और कालवाची शब्द में सिर्फ सप्तमी। यह तीनों बातों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं, कहां पर किस सूत्र से, किस वार्तिक से क्या क्या हो रहा है, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आएंगे, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोगों का मित्रों उदाहरण जो दिया हुआ पुस्तक में क्या दिया हुआ है कि कार्तिक मम गृहात प्रयाग योजन त्रयम अस्ति। चलिए इसी को देख लेते हैं। मम गृहात, मेरे घर से, है ना, कह रहे हैं कि प्रयाग अर्थात प्रयागराज, प्रयाग अर्थात प्रयागराज कितना है, कह रहे योजनम त्रय, योजनम, है ना, योजनम त्रय, योजन त्रय रहेगा ना, योजन त्रयम अस्ति। चलिए इतना तक तो समझ ही रहे, योजन त्रयम अस्ति। ठीक, योजन त्रयम अस्ति। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इन्होंने अब हिंदी भी लिखेंगे मित्रों तभी समझ में स्पष्ट आ पाएगा कि मेरे घर से प्रयाग कितना दूर है, 3 योजन दूर है, 3 योजन दूर है। यही बातें हैं। तो क्या देखिए, अब यहां पर एक स्थान अर्थात घर से और कितना, प्रयाग, यह मेरा एक स्थान हुआ। क्या हुआ, यह एक स्थान, और इससे दूसरे स्थान अर्थात प्रयाग, यह हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, दूसरा स्थान। दूसरा स्थान की दूरी तय की जा रही है, दूरी बताई जा रही है। जैसा कि हम लोग अभी यहां पर समझे थे कि एक स्थान से जब दूसरे स्थान का दूरी नापी जाए, तो यहाँ घर से, हमारे घर से लेकर के प्रयागराज की हम दूरी को नाप रहे हैं। ठीक, तो जहां से नाप रहे हैं उसमें, इस स्थान में, यानी कि घर से तो गृहात में, कहां पर, तब मित्रों गृहात में, चूंकि यहीं से हम नाप रहे हैं तो गृहात में क्या हो जाएगी, इस गृहात में पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, पंचमी, इस स्थान में पंचमी। अब बात प्रश्न उठता है मित्रों, किस सूत्र से पंचमी हुई है यहां पर, तो इसी यतश्चाद्ध काल निर्माणम तत्र पंचमी से पंचमी हुई है। यह परीक्षा का हम लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमको कहीं भी दूसरे संज्ञा इत्यादि करने में अटकना भटकना नहीं है। अर्थात यहाँ पर इसी सूत्र से यतश्चाद्ध काल निर्माणम तत्र पंचमी सूत्र से ही यहाँ पर गृहात में क्या हो गया मित्रों, पंचमी हो गई। अब चलिए, अब यहाँ तो हम लोगों ने पंचमी यह कर लिया, राइट, लेकिन ये जो दूरीवाचक शब्द है इसमें प्रथमा और सप्तमी होती है।
प्रथमा और सप्तमी होती है ना, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो प्रथमा और सप्तमी, तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर कि योजनम त्रय, 3 योजन दूर है। तो हमारा ये जो 3 योजन दिख रहा है ना, ये 3 योजन, यह हमारा क्या है, यह दूरीवाचक शब्द है, दूरीवाचक शब्द है। ठीक है, तो जब यह दूरीवाचक शब्द है तो इस दूरीवाचक शब्द में हमारा एक बार प्रथमा लगाएंगे और एक बार क्या चीज लगा देंगे हम लोग, सप्तमी। तो एक बार तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रथमा लगा दी है, योजन त्रय, योजन त्रयम अस्ति, तो यहाँ पर प्रथमा लगा दिया है। लेकिन एक और बन जाएगा क्या, योजन त्रय अस्ति, है ना, योजन त्रय, योजन त्रय। अब स्पेस कम है मित्रों, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो मम गृहात प्रयागः, मम गृहात प्रयागः रहेगा, मम गृहात प्रयागः योजन त्रय, यानी कि मेरे घर से प्रयाग 3 योजन दूर है। अब देखिए यहां पर एक बार हम लोगों ने क्या देखा, कौन सा है, प्रथमा। ठीक, और एक बार क्या देख लिया हम लोगों ने कि सप्तमी है, एक बार क्या देख लिया कि यहां पर सप्तमी है। तो अब यहां पर चाहे प्रथमा हुई हो चाहे सप्तमी हुई हो, अब किस सूत्र से है या किस वार्तिक से मित्रों, तो कहीं भी हम लोगों को भटकना नहीं है ना, कहीं भी भटकना नहीं है। यह इसी तदयुक्ता दध्योना प्रथमा सप्तम्यो, तदयुक्ता दध्योना प्रथमा सप्तम्यो, इस वार्तिक से यहाँ पर सप्तमी भी हो रही है और इसी वार्तिक से यहाँ पर प्रथमा भी हो रही है। मैं थोड़ा सा अलग अलग, अगर योजन त्रयम अस्ति और योजन त्रय अलग अलग लिखे हैं तो समस्या तो समझने में नहीं ना हो रही है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आगे बातें समझ में। अब देखिए पुनः हम लोग परीक्षा वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न कि इस मम गृहात, अब थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं तब चर्चा करते हैं। हाँ, क्योंकि हौच पौच ज्यादा स्पष्ट ज्यादा दिख रहा है ना। चलिए अब कि मम गृहात प्रयागः योजन त्रयम अस्ति, इस वाक्य में इस गृहात में किस सूत्र से या किस वार्तिक से पंचमी हुई है, यह परीक्षा के हम लोगों का प्रश्न है। तो किससे हुई है मित्रों, यतश्चाध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी से हुई है। अब यहाँ पर है आगे योजन त्रयम, यहाँ पर किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति या किस वार्तिक से प्रथमा विभक्ति हुई है, तो तद युक्ता दध्वनः से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है। या फिर यह पूछ दिया जाए कि मम गृहात प्रयागः योजन त्रय, इसमें किस वार्तिक से या किस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी हुई है। तो किससे हुई मित्रों, चाहे सप्तमी की बात करेंगे तो चाहे प्रथमा भी पूछ दिए तो सीधे इसी डायरेक्ट तदयुक्ता दध्वनः से ही प्रथमा और सप्तमी हो रही है। कहीं भी हम लोगों को किसी दूसरे में भटकने अटकने की जरूरत नहीं है। तो हम समझते हैं मित्रों कि ये वाला वार्तिक और ये वाला वार्तिक दोनों अब फाइनल हो गया। बस यही एक वार्तिक बच गया है जो अभी हम लोगों को फाइनल करनी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक और उदाहरण प्राप्त हो जा रहा है। क्या, नीचे देखिए, कर्णपुरात प्रयाग, कर्णपुरात प्रयाग यानी कानपुर से प्रयाग, है ना, कानपुर से, तो कर्णपुरातः में देखिए पंचमी विभक्ति है। उस कर्णपुरातः को, इसको एकदम नोट ये कर लीजिएगा, कहां पर लिखा है, कर्णपुरात, है ना। इस कर्णपुरात में जो पंचमी हुई है इसी से हुई है। यतश्चाध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी, जो सबसे ऊपर वार्तिक दिख रही इसी से हुई है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अष्टादश योजनानि अष्टादश योजनेषु वा, यानी कि एक बार आपको प्रथमा दिख रही है और एक बार जो है कि अष्टादश योजनेषु में सप्तमी ये दिख रही है वहां पर भी। तो वहां पर भी जो प्रथमा और सप्तमी हुई है इसी तदयुक्ता दध्वना अर्थात दूसरे जो वार्तिक दूसरे नंबर पर है इसी से प्रथमा और सप्तमी भी हुई है। राइट, यह भी हम लोगों को हो सकता है कि अब मम गृहात वाला उदाहरण न देकर के नीचे वाला उदाहरण रख दे, तो उसको भी अंडरलाइन ये कर लीजिएगा। फिर उसी के नीचे देखिए क्या है ना, कि भरद्वाज
आश्रमाता गंगा यमुनयो, यानी भरद्वाज के आश्रम से। तो वहां पर भी मित्रों सेम इसी प्रकार से पंचमी और प्रथमा और सप्तमी हो रही हैं। उसको भी क्रोशः और क्रोशे, है ना, क्रोशः और क्रोशे में देखिए, क्रोशः एक बार प्रथमा है और क्रोशे एक बार सप्तमी है। पुस्तक में अपने देखते रहिए आप लोग, है ना। क्रोशः एक बार, चूंकि अब यहाँ पर ज्यादा लिखेंगे समय ज्यादा जाएगा, क्रोशः एक बार प्रथमा हो रही है, क्रोशे एक बार सप्तमी हो रही है। और प्रथमा और सप्तमी किस सूत्र से हो रही है, किस वार्तिक से, तो इसी तदयुक्त सप्तम्य, इसी से वहां पर वह प्रथमा और सप्तमी विभक्ति हो रही है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कालात सप्तमी च वक्तव्या सूत्र की तरफ, अरे वार्तिक की तरफ। चलिए इसको हटा लेते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यानी वार्तिक क्या हम लोगों का अगला, है ना। वार्तिक क्या है कि कालात सप्तमी च वक्तव्या, अगर काल से अगर काल का अगर दूरी नापी जा रही है, तब कह रहे उस कालवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी और बाकी तो इधर वाला सेम रहेगा। लेकिन बस इसमें जो प्रथमा सप्तमी लगा रहे थे, बस प्रथमा को हटा करके बस सप्तमी लगाइएगा, दूसरा मत आप लगाइएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं उदाहरण में क्या है। कार्तिक्या आग्रहायणी मासे, है ना, यही है। कार्तिक्या आग्रहायणी दीर्घिकार ही रहेगा ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा एक बार, क्योंकि भाई हो सकता है मुझसे त्रुटि हो जाए। हम कोई भगवान नहीं है कि गलती नहीं होगी, तमाम प्रकार से आप लोग द्वारा कभी कभी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो आप लोग करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते, अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए कार्तिक्या आग्रहायणी मासे, यहां पर क्या हो जाएगा इसका कि कार्तिक पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा से अगहन की, यानी कि आग्रहायणी, यानी आग्रहायणी की यह पूर्णिमा, या फिर सीधे सीधे हम कह लें कि अगहन की पूर्णिमा, अगहन की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा कितने करे माह से आग्रहायणी, यहां पर देखिए हायणी रहेगा, आग्रहायणी, है ना। कह रहे हैं कि अगहन की पूर्णिमा एक माह पर होती है, एक माह पर होती है, यही है हिंदी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हिंदी मैंने तो दिया हुआ है पुस्तक में, इसलिए लिखा कि यहां पर देखिए कार्तिक मास से, है ना, यहां से लेकर के अगहन की पूर्णिमा यहां तक, यानी यह भी हमारा यहाँ पे इस समय से लेकर के अगहन की पूर्णिमा इस समय तक की भी इसको निर्धारण किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और कालवाची जो शब्द कौन है, एक माह, मास, अर्थात एक माह हमारा समयवाचिक हो गया। तो यहाँ पर जो जहां से हमने कहां से अगहन की पूर्णिमा को निर्धारण कर रहे हैं, है ना, कार्तिक की पूर्णिमा से हम अगहन की पूर्णिमा को सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर यह कहीं हम लोग और दूसरा महीने पहले की अगर करते तो उसमें उस माह में ही, यहाँ तो हम सिर्फ कार्तिक की माह से, कार्तिक की पूर्णिमा या कार्तिक से ही हम अगहन की सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कार्तिक क्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, पंचमी। अब प्रश्न उठता है मित्रों यहाँ पर किस सूत्र से यह पंचमी होगी या किस वार्तिक से, तो इसी यतश्चाध्व निर्णाम, यतश्चाध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी से ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, पंचमी। आगे बातें समझ में। चलिए अब बात करते हैं इस मासे की। अब देखिए यही कह रहे कि यह कालवाची है, यह क्या है, कालवाची है, यह हमारा कालवाची है शब्द है, कौन, यह कालवाची शब्द है। तो यहां पर यह वार्तिक यही कहता है कि कालात सप्तमी च वक्तव्या, कि यदि वह कालवाची उसमें होगा तो सिर्फ सप्तमी ही हो,
तब इसके अध्वन के समान प्रथमा और सप्तमी न हो। तो सिर्फ हम सप्तमी ही यह कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। कौन सा हो गया, सप्तमी मासे में। अब प्रश्न उठता है किस वार्तिक से होगा मित्रों, तो इसी कालात सप्तमी च वक्तव्य से होगा। कालात सप्तमी च वक्तव्य, इसी वार्तिक से यहाँ पर, इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसी कालात सप्तमी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्तमी। तो यहाँ पर मित्रों अगर यह उदाहरण हम लोगों से परीक्षा में रख करके पूछ दिया जाए कि किस सूत्र से इस कार्तिक्या हमें पंचमी हुई है, तो पहले के समान अर्थात जैसे इस उदाहरण में दिखा था इसी के समान यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो रही है। और किस सूत्र से मासे में सप्तमी हुई है या वार्तिक से, तो यहाँ पर कालात सप्तमी च वक्तव्या, इस वार्तिक से इसमें सप्तमी हो रही है और प्रथमा होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यह वार्तिक आकर के प्रथमा को हटा देती है इस प्रकार से। ठीक है, तो हम समझते हैं मित्रों कि अब अच्छा यहाँ देखिए आगे यह सूत्र समझ में आ गया होगा, पूर्ण हो गया है वार्तिक। अब आगे देखिए अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु, है ना, इसको भी आप लोग यहाँ पर उसी प्रकार से आगे अब देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें चलिए, अब इसमें और भी प्रश्न बनते हैं, ये तो हम लोगों ने उदाहरण से इसके प्रश्नों का चर्चा किए, और बाकी जो है कि इन तीनों से भी प्रश्न को बनते हैं, इन तीनों वार्तिक से। तो इन तीनों वार्तिक तो अब आप लोगों को याद ही हो चुकी होगी, है ना। जैसे ऐसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नापी जाती है उस स्थान में कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी होती है। दूरीवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा और सप्तमी दोनों होती है। समयवाची शब्द में, कालवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, तो केवल सप्तमी होती है। ऐसा भी प्रश्न इससे महत्वपूर्ण है जो बनता है, पूछा जा सकता है। ठीक, तो अभी हम समझते हैं वार्तिक पूरी, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोगों को मित्रों यह सूत्र प्राप्त हो जाता है पंचमी विभक्ति। तो देखते हैं हम लोग सर्वप्रथम कि यह कैसा सूत्र है। तो यह देखिए विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। विधान करता है, किसका विधान कर रहा है, तो सीधा सीधा पंचमी विभक्ति का विधान कर रहा है, कोई संज्ञा इत्यादि का झंझट नहीं है। किसमें पंचमी विभक्ति का विधान कर रहा है, तो कह रहे हैं कि पंचमी हो विभक्ते, माने विभक्ते का अर्थ हो जाएगा मित्रों यहाँ पर विभाग। विभाग कह लें या फिर भेद कह लें, लेकिन यह मित्रों पूरा अर्थ यह नहीं दे रहा है ना। पूरा अर्थ इसका कब होगा, जब हम लोग यतश्च निर्धारणम की अनुवृत्ति ले लेंगे उस सूत्र से। ठीक, तो इसका पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा कि जिस वस्तु से किसी वस्तु को अलग किया जाए, विभाग बताया जाए, भेद बताया जाए, उसकी विशेषता बताया जाए, तो जिस वस्तु से उसको विभाग किया जाएगा, जिस वस्तु से उसका भेद बताया जाएगा, उसी वस्तु में उस पंचमी विभक्ति होगी। एकदम सरल सा सूत्र है मित्रों। उसी सूत्र में और उसी में हुई पंचमी विभक्ति होगी जिसको उससे अलग बताया जाएगा। अब उदाहरण के लिए मित्रों हम लोगों की पुस्तक में देखिए बड़ा लंबा चौड़ा लिखे पड़े हैं, ठीक है, उसको हम लोग सिर्फ उसमें पंचमी का टिक लगा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं जो सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दे रखा है। ऐसी बात नहीं है कि सिद्धांत यह हम लोगों के बाबूराम सक्सेना में उदाहरण नहीं है तो यह नहीं पूछेगा, ऐसे भ्रम में मत आप लोग रहिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं उदाहरण क्या है। पहले इससे चूंकि एकदम सरलता से समझ में आ जाएगा। माथुरा है ना, माथुरा, ठीक, माथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः पाटलिपुत्र केभ्यः आढ्यतरा आढ्यतरा। अब देखिए मित्र, इसका हिंदी अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा कि मथुरा के लोग पटना के लोगों से अधिक धनी हैं। कौन, तो कह रहे मथुरा के लोग पटना के लोगों से अधिक धनी है या फिर धनी है,
है ना, अधिक धनी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यही चर्चा किया था यहाँ पर कि जिससे उसका भेद किया जाएगा, जिससे अलगाव किया जाएगा, जिससे विभाग किया जाएगा, उसी में पंचमी होगी। अब यह हिंदी से हम लोगों को एकदम स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पटना के लोगों से, है ना, पटना के लोगों से मथुरा के लोग अधिक धनी हैं, तब पटना के लोगों से मथुरा वालों को अलग किया जा रहा है। किससे भेद किया जा रहा है? पटना के लोगों से। तो जिससे किया जाएगा उसी में पंचमी होगी। अतएव पाटलिपुत्र के भ्य में कौन सी विभक्ति? पंचमी। किस सूत्र से? इसी पंचमी विभक्ति सूत्र से, है ना। आगे बातें समझ में। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर पूछ दिया जाएगा किस विभक्ति, किस सूत्र से यहाँ पर इसमें पंचमी विभक्ति हुई है, तो पंचमी विभक्ति से पंचमी विभक्ति हुई है। कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मित्रों हम लोग देखिए इसका जो आगे का इसमें जो हम लोगों का उदाहरण लिखा हुआ है, अब वह बड़ा लंबा चौड़ा है, उसको लिखेंगे पढ़ेंगे तो देखिए बड़ा समय लगेगा। सीधे सीधे उसमें देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि भूमेह मौनात, है ना, दिख रहा है ना, भूमेह दिख रहा है, मौनात दिख रहा है, ये परधर्मात ये दिख रहा है। इस समय क्या है? पंचमी विभक्ति आप लोगों को काले में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी पंचमी विभक्ति सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। बस एक ही चीज नोट कर लीजिए, परीक्षा में यही अगर पूछता है तो यही पूछा जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब अगला सूत्र है मित्रों, अन्यारादि तरते दिक् शब्दांश उत्तर पदा जाहि युक्ते। यह सूत्र थोड़ा सा लंबा खींचेगा, इसमें बहुत कुछ जानना है क्योंकि परीक्षा में इससे भी प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। और अब समय थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर आज कम है और इसके बाद भी आगे भी 3 सूत्र हैं। तो आज तो यह पंचमी विभक्ति समाप्त हो नहीं पाएगी। अब कल हम लोग इसको सुबह में समाप्त ये कर लेंगे पंचमी को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे पुनः 3 बजे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।